बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं, जो कि 24 मई को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स का पेपर लगा हुआ, बीए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर लगा हुआ है। तो बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के लिए कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आइए जान लेते हैं, जो कि कल आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्रेडिट मनी से आप क्या समझते हैं, क्रेडिट मनी क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक, तो क्रेडिट मनी क्या होती है? क्रेडिट मनी वह मुद्रा होती है, वह मनी होती है जिसे लोग नकद के रूप में नहीं रखते, बल्कि उधारी या लेन देन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आप सभी लोगों ने क्रेडिट कार्ड सुना होगा, ये क्रेडिट मनी से ही संबंधित है। या मुद्रा बैंक खातों, चेक, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के रूप में होती है, या मुद्रा बैंकिंग प्रणाली द्वारा ऋण सृजन के रूप में बनाई जाती है। तो ये होती है क्रेडिट मनी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो उच्च शक्ति वाला पैसा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है उच्च शक्ति वाला पैसा क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। तो इम्पॉर्टेंट है। तो उच्च शक्ति वाला पैसा या बेस मनी वह मुद्रा है जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें चालान में नकदी मुद्राएं और सिक्के तथा वाणिज्य बैंकों द्वारा आरक्षित रखी गई जमा राशि शामिल होती है। यह मुद्रा देश की बैंकिंग प्रणाली में क्रेडिट सृजन की आधारशिला होती है और इसका सीधा प्रभाव मुद्रा आपूर्ति पर पड़ता है। तो उच्च शक्ति वाला पैसा क्या होता है? ये बेस मनी का वह मुद्रा है, बेस मनी वह मुद्रा जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो उच्च मनी वाला पैसा जो होता है ये केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रसम का नियम धन क्या है? या इस प्रकार प्रश्न आता है कि ग्रसम का धन संबंधी नियम क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, VVIMP प्रश्न कह सकते हैं आप, तो इसको तैयार जरूर कर लेना। क्या है ग्रसम का धन संबंधी नियम? आइए देखते हैं। ग्रसम का नियम एक मौद्रिक सिद्धांत है जो कहता है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। इसका अर्थ है कि जब दो मुद्राएं एक साथ प्रचलन में होती हैं तो लोग अधिक मूल्य की मुद्रा जैसे सोने की को कर लेते हैं और कम मूल्य की जैसे तांबे की मुद्रा का उपयोग करते हैं। यह व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित है। तो जो ग्रसम का जो नियम है, ये नियम मेन इतना है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। आपने उदाहरण के माध्यम से देखा कि खराब मुद्रा को बाहर कैसे करती है नई मुद्रा। ठीक, तो ग्रसम का यही नियम है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार जरूर कर लेना इसको, कल एग्जाम में आपको आने की 100% संभावना है इसकी। ठीक, अगला देखें प्रश्न। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए। एग्जाम में पूछ लेता है कि RBI क्या है? RBI क्या है? तो RBI क्या है आप सभी लोग जानते होंगे, भारतीय रिजर्व बैंक को ही RBI कहा जाता है। ठीक, RBI भारतीय रिजर्व बैंक को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया प्रश्न में कि RBI के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के 2 कार्य क्या हैं। नंबर 1 है मुद्रा का निर्गमन करना। भारत में केवल RBI को कानूनी रूप से मुद्रा छापने का अधिकार है। भारत में जितने मुद्रा छपते हैं, सभी बैंकों में जो मुद्राएं जाती हैं वो केवल RBI को ही छापने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है कि वित्तीय प्रणाली का नियमन। RBI सभी वाणिज्य बैंकों की निगरानी करता है और ब्याज दरों तथा नगद आरक्षित अनुपात जैसे उपकरणों से मौद्रिक नीति लागू करता है। ओवरऑल कहें तो RBI जो होता है ये सभी बैंकों पर निगरानी रखता है, सभी बैंकों का बैंक होता है, बैंकों का बैंक RBI होता है। क्या होता है? RBI बैंकों का बैंक कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको तैयार जरूर कर लेना है, ये आपके एग्जाम में कल आने वाला है। ठीक, आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% संभावना है इस प्रश्न को आने की आपके कल के एग्जाम में। अब अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस वर्ष बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको भी कह सकते हैं आप, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100% उम्मीद है कल ये आपके पेपर में आएगा। क्योंकि किस वर्ष बैंकों का राष्ट्रीय एकीकरण, तो राष्ट्रीय एकीकरण किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए इसको देखते हैं। भारत सरकार ने 1969 में 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंपॉर्टेंट डेट तो ये है कि 1969 में 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनके पास 50,000 करोड़ या उससे अधिक
की जमा राशि थी। इसके बाद 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं बढ़ाना था और बैंकिंग को सामाजिक कल्याण से जोड़ना था। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आपको तैयार जरूर कर लेना है। इसको प्रश्न इस प्रकार भी घुमाकर ये प्रश्न पूछ सकता है, ये प्रश्न घुमाकर किस प्रकार पूछ सकता है कि देखिए जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य के लिए किया गया, तो यही आपको लिखना है कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है उसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं बढ़ाने के लिए बैंकिंग सामाजिक कल्याण को जोड़ा गया था, मतलब उनको राष्ट्रीयकरण किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार जरूर कर लेना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें तो अगला है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न जो राजकोषीय नीति के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट है राजकोषीय नीतियों के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, आय का न्याय संगत वितरण, रोजगार सृजन और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना है। यह नीति सरकार के राजस्व और व्यय को संतुलित करने के लिए बनती है। इसके तहत सरकार कर नीति, सब्सिडी, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार जरूर कर लेना, कल आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है प्रश्न, तैयार कर लेना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है भारत के प्रमुख सुधार चर्चा करें। भारत में प्रमुख कर सुधारों पर चर्चा करें। कर सुधारों, ठीक, तो भारत में कर प्रणाली क्या है, इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकता है 3 नंबर में कि कर प्रणाली क्या होती है, भारत में कर प्रणाली क्या होती है या कर क्या होता है। तो कर क्या होता है ये भी प्रश्न पूछ सकता है, कर क्या होता है। कर जो होता है, आप सभी लोगों ने टैक्स का नाम सुना होगा। जो कोई भी करदाता होता है, जो व्यक्ति होता है, जो आय करता है, कमाता है, इनकम करता है, उनको सभी को कर भरना पड़ता है। बिना कर भरे किसी को छुट्टी नहीं मिलने वाली होती है। तो ये प्रश्न आ सकता है, कर क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं, भारत में प्रमुख कर सुधारों पर चर्चा करें। तो देखिए भारत में प्रमुख कर सुधारों में 2017 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने का सबसे बड़ा कदम था। 2017 में जीएसटी लागू हुआ। इसके अलावा डिजिटल कराधान प्रणाली, ई फाइलिंग, प्रत्यक्ष कर संहिता सुधार कर और काले धन पर नियंत्रण हेतु जनधन, आधार और मोबाइल जेएम ट्रिनिटी जैसी पहले भी महत्वपूर्ण रही। एक प्रश्न और इम्पॉर्टेंट बनता है यहाँ से कि जीएसटी क्या है, जीएसटी क्या है, जीएसटी क्या है, ये 3 नंबर में आपके पेपर में आ सकता है। जीएसटी क्या है, तो जीएसटी क्या आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद एक प्रश्न, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो अभी आप लोगों ने देखा ही भारतीय रिजर्व बैंक के 2 महत्वपूर्ण कार्य। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे के प्रश्न, किस वर्ष बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये भी आपने देखा। ग्रेसम का नियम की व्याख्या कीजिए। तो ग्रेसम के नियम की व्याख्या कीजिए। देखिए अभी 3 नंबर में एक प्रश्न हमने बताया था कि ग्रेसम का नियम क्या है, तो ग्रेसम का ठीक, तो उनकी व्याख्या करना है। तो इनका देखिए व्याख्या लॉन्ग में कैसे लिखना है आपको। ग्रेसम का नियम एक प्रसिद्ध मौद्रिक सिद्धांत है जिस पर थॉमस ग्रेसम ने 16वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया था। इसका मूल विचार यह है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। ठीक, मेन वही है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। इसका अर्थ है कि जब 2 प्रकार की मुद्रा प्रचलन में होती हैं जिनमें एक की आंतरिक कीमत धातु या उपयुक्तता के अनुसार अधिक होती है और दूसरे की कम होती है, तो लोग क्या करते हैं, अधिक मूल्य वाली मुद्रा को संग्रह कर लेते हैं या पिघलाकर उपयोग करते हैं, जबकि कम मूल्य वाली मुद्रा को लेन देन के लिए उपयोग में लाते हैं। उदाहरण के लिए आप देखें तो यदि सरकार सोने और तांबे के सिक्के एक ही मूल्य पर जारी करे तो लोग सोने के सिक्कों को जमा कर लेंगे, उसको रख लेंगे, और तांबे के जो सिक्के होंगे उसको चलान में रखेंगे। इसके दोनों सोने की अच्छी मुद्रा बाजार से गायब हो जाएगी। इसलिए कुछ दिनों में क्या होगा, जब सभी लोग सोने की मुद्रा अपने पास रख लेंगे और तांबे की मुद्रा से लेन देन करेंगे, तो कुछ दिन बाद देखा जाएगा कि मार्केट से, बाजार से सोने की मुद्रा ही गायब हो जाएगी और केवल खराब मुद्रा प्रचलन में रह जाएगी। यह नियम विशेषकर उस समय प्रभावी होता है, क्या यह नियम जो है विशेषकर उस समय प्रभावी होता है जब सरकारें धातु आधारित या फिएट मुद्रा प्रणाली में मिलावट करती हैं। ग्रेसम का नियम आर्थिक नीतियों के निर्माण, विशेष रूप से मुद्रा नियंत्रण और विमुद्रीकरण जैसे निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ग्रेसम का जो ये नियम है, ये नियम अगर व्याख्या करने के लिए पूछता है तो आपको 6 नंबर में पूछेगा। ठीक, तो इस प्रकार आप उसको व्याख्या करके लिख सकते हैं विस्तृत रूप में। उसके बाद अगला है कि मुद्रा के परिणाम सिद्धांत की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
मुद्रा के परिणाम सिद्धांत की व्याख्याओं की व्याख्या कीजिए, विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। तो क्या है ये नियम, तो मुद्रा के परिणाम सिद्धांत ठीक का संबंध मुद्रा की मात्रा और मूल्य के स्तर के बीच संबंध से है। इस सिद्धांत का मुख्य सूत्र क्या है, एम भी, क्या है, एम भी बराबर पी टी, एम भी बराबर पी टी, ये मुख्य सूत्र है, ये मुख्य सूत्र है। जिसमें से क्या एम क्या है, वी क्या है, टी क्या है, पी क्या है, ये सभी देखते हैं। तो यम का तात्पर्य क्या है, मुद्रा की मात्रा से, और भी का मुद्रा की गति से, और पी का वस्तु की औसत कीमत, और टी का कुल लेन देन की संख्या। तो इस सिद्धांत से क्या हो जाएगा, इस सिद्धांत के अनुसार जो निकल के आएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा यम बढ़ती है और अन्य कारक जैसे भी व टी स्थिर रहते हैं तो मूल स्तर पी समान अनुपात में वृद्धि होगी, अर्थात मुद्रा स्फूर्ति होगी। यह सिद्धांत क्लासिकल अर्थशास्त्रियों जैसे इराविक, फिशर और डेविड ह्यूम्स द्वारा विकसित किया गया था। ठीक, अब मुख्य इसकी विशेषताएं क्या, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। मुख्य विशेषताएं की बात करें तो मुद्रा और मूल स्तर का सीधा संबंध होता है। क्या होता है, मुद्रा और मूल स्तर का सीधा संबंध होता है। अगला है कि वस्तुओं की आपूर्ति और लेन देन स्थिर माने जाते हैं। वस्तु की आपूर्ति और लेन देन क्या होते हैं, स्थिर माने जाते हैं। अगला इसकी विशेषता है कि मुद्रा की गति को स्थिर मानकर विश्लेषण किया जाता है। अगला है कि यह सिद्धांत दीर्घकालीन मूल स्तर पर निर्धारण करता है। यह सिद्धांत जो है दीर्घकालिक मूल स्तर का निर्धारण करता है। और मुद्रा स्फूर्ति की स्थिति में इस सिद्धांत की प्रासंगिकता अधिक होती है। हालांकि आधुनिक अर्थशास्त्री इसे अधूरा मानते हैं क्योंकि यह मुद्रा की मांग और अन्य वास्तविक कारकों को अनदेखा कर देता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उच्च शक्ति मुद्रा की व्याख्या कीजिए। उच्च शक्ति मुद्रा की व्याख्या कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉन्ग में प्रश्न पूछा गया, व्याख्या करने को लिए कह रहा है तो 6 नंबर में या तो 10 नंबर में ये इस प्रकार प्रश्न पूछेगा जब उसको कहेगा कि व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे व्याख्या करेंगे उच्च मुद्रा शक्ति की व्याख्या। तो देखिए, उच्च शक्ति मुद्रा को मूल मुद्रा या केंद्रीय बैंक की मुद्रा भी कहा जाता है। इसे केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा सृजित किया जाता है। इस मुद्रा के 2 प्रमुख घटक होते हैं। ठीक, तो देखिए उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है, ये मूल मुद्रा कहलाती है। केंद्रीय मुद्रा भी कहा जाता है। इसे केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा सृजित किया जाता है। इसके 2 प्रमुख घटक हैं, कौन कौन से हैं, तो पहला है चालान में नकदी। क्या है, चलन में नकदी। दूसरा वाणिज्य बैंकों के पास आरक्षित जमा। एक आप चलन में नकदी कर सकते हैं, एक होता है कि वाणिज्य बैंकों के पास आरक्षित जमा कर दे, बैंक रिजर्व। ठीक, तो क्या इस मुद्रा का महत्व, देखिए इस मुद्रा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह देश में कुल मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई का आधार होती है। जब आरबीआई उच्च शक्ति मुद्रा बनाता है तो वाणिज्य बैंकों पर उस आधार पर कई गुना अधिक मुद्रा का सृजन कर सकते हैं, जिसे क्रेडिट सृजन या ऋण सृजन कहते हैं। ठीक, जिसे क्रेडिट या ऋण सृजन कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी बैंक के पास 100 की उच्च शक्ति मुद्रा है और नगद आरक्षित अनुपात 10% है तो वह राशि 900 तक अतिरिक्त ऋण बना सकता है। इससे कुल मुद्रा 1000 हो जाती है। ठीक, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं जो होती हैं उच्च मुद्रा की यह होती है, ये आरबीआई द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित की जाती है। दूसरा है कि यह मुद्रा सृजन की प्रक्रिया की नींव होती है। यह मुद्रा जो होती है सृजन प्रक्रिया की नींव कहलाती है, नींव बेस कहलाता है। ठीक, और अगली विशेषता क्या है कि मौद्रिक नीति के तहत इसे नियंत्रित कर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाला जा सकता है। मौद्रिक नीति के तहत इसे नियंत्रित करके देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डाला जा सकता है, प्रभाव डाला जा सकता है। ठीक, इसका प्रयोग अक्सर सरकार द्वारा बजट घाटा, वित्तपोषण, मुद्रा स्थितीकरण और बैंकिंग प्रणाली की नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसलिए यह किसी भी देश की मौद्रिक नीति और बैंकिंग प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं आप इसको, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट ही नहीं वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो आप इसको तैयार जरूर कर लीजिए। और 6 नंबर में ये प्रश्न आपको आने वाला है। क्या आएगा, ये 6 नंबर में नहीं तो 10 नंबर में प्रश्न आएगा। 3 नंबर में पूछा जाएगा तो शॉर्ट पूछा जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये लॉन्ग में जरूर आएगा। क्या, लॉन्ग में। ठीक, लॉन्ग में, तो लॉन्ग इसका तैयार कर लेना है आपको। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो वाणिज्य बैंकों के कार्यों की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, VVIMP प्रश्न कह सकते हैं आप इसको। 100% आपके पेपर में आने की संभावना इसकी है। ठीक, तो वाणिज्य बैंकों की कार्यों की विवेचना करना है। और 3 नंबर में यहीं से एक प्रश्न और बन जाता है कि वाणिज्य बैंक से आपका क्या तात्पर्य, वाणिज्य बैंक क्या है। ठीक,
वाणिज्य बैंक क्या है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर में पूछ लेगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा वाणिज्य बैंकों की कार्यों की विवेचना कीजिए। 6 नंबर में आएगा, उससे कम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। वाणिज्य बैंक वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जनता से धन जमा करती हैं और ऋण के रूप में वितरित करती हैं। इनका कार्य केवल लेन देन तक सीमित नहीं, बल्कि ये आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाती हैं। तो वाणिज्य वित्तीय बैंक क्या होती हैं? जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जनता से धन जमा करती हैं और ऋण के रूप में वितरित करती हैं। जनता से धन लेंगी और लोगों में, जनता में ऋण बांटती रहती हैं, और इनका उद्देश्य केवल लेन देन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाती हैं। आर्थिक स्थिति को डेवलप करने में ये अहम भूमिका, इनका अहम योगदान होता है। इनके मुख्य कार्य क्या होते हैं? आइए मुख्य कार्य पर चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य कार्य जो होता है धन जमा करना, पहला होता है धन जमा करना। ये चालू खाता, बचत खाता और सावधि खाता जमा के रूप में जनता से पैसे स्वीकार करते हैं। ये चालू खाता के रूप में, बचत खाता के रूप में और सावधि जमा के रूप में जनता से पैसे इकट्ठे करते हैं। दूसरा है कि ऋण देना, व्यक्तिगत ऋण, व्यापारिक ऋण, हाउस लोन, विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। तो फिर ये जब जनता से पैसे इकट्ठा कर लेते हैं तो ये होम लोन, मैरिज लोन, एजुकेशन लोन, व्यक्तिगत लोन, व्यापारिक लोन, बिजनेस लोन में तमाम प्रकार के लोन प्रदान करते हैं। उसके बाद अगला कि क्रेडिट सृजन, बैंक अपनी जमा राशि के आधार पर कई गुना ऋण देकर मुद्रा का सृजन करती है। यह क्रेडिट सृजन भी करती है। ठीक, क्रेडिट सृजन करती है। अगला एजेंसी सेवाएं, एजेंसी सेवाएं देती है। ग्राहकों के लिए ड्राफ्ट, चेक बिल, भुगतान, बीमा और निवेश से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। अगला इसका है कि फाइनेंशियल इनोवेशन, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, क्रेडिट कार्ड जैसे आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको तैयार जरूर कर लेना है। कल आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना इसकी है। लॉन्ग में पूछा जाएगा। ठीक, लॉन्ग में। अगला है कि अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका क्या है। अभी थोड़ा सा बचा हुआ था कि इसकी अर्थव्यवस्था में भूमिका क्या है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको भी। अगर कैसे पूछेगा प्रश्न, देखिए प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता है, जैसे कि पूछ सकता है कि वाणिज्य बैंक क्या है, वाणिज्य बैंक क्या है और इसकी अर्थव्यवस्था में भूमिका क्या है। तो वाणिज्य बैंक क्या है, इसकी अर्थव्यवस्था में भूमिका क्या है। तो वाणिज्य बैंक देश की आर्थिक धारा को गतिशील बनाए रखते हैं और पूंजी को एकत्रित करने में उनके विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने योग्य, जिससे कि रोजगार उत्पादन बढ़ता है। ठीक, ये योगदान होता है उसका। अगला है कि मौद्रिक नीति क्या है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं 3 नंबर के लिए। मौद्रिक नीति क्या है, अगर पूछता है मौद्रिक नीति क्या है तो आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जिसे केंद्रीय बैंक, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई किसी देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक विकास को नियंत्रित करने के लिए अपनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दर और क्रेडिट की उपलब्धता को नियंत्रित करना होता है। मौद्रिक नीति से स्फूर्ति को नियंत्रित किया जाता है, बेरोजगारी को कम किया जाता है और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये मौद्रिक नीति कहलाती है। ठीक, मौद्रिक नीति कहलाती है। मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है, अगर लॉन्ग में पूछता है तो पूछ सकता है कि मौद्रिक नीति क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार होता है, विस्तारवादी नीति, एक होती है संकीर्णवादी नीति। विस्तारवादी नीति क्या है, जब अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में होती है तो आरबीआई ब्याज दरें घटाकर बैंकिंग प्रणाली में अधिक पैसा उपलब्ध कराता है ताकि निवेश और उपभोग बढ़ सके। वहीं पर संकीर्णवादी नीति क्या होती है, संकीर्णवादी नीति जब मुद्रा स्फूर्ति बढ़ रही होती है तो आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाता है, जिससे क्रेडिट महंगा हो जाता है और मांग घटती है। ठीक, मांग घट जाती है। और मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण क्या क्या हैं। देखिए मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण लॉन्ग में 10 नंबर में पूछेगा तो मौद्रिक नीति क्या है, इसके प्रमुख उपकरण क्या हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो देखिए इसके प्रमुख उपकरण क्या हैं। रेपो दर, पहला है रेपो दर, आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों को ऋण देने की दर। दूसरा है कि रिवर्स रेपो दर। ठीक, रिवर्स रेपो दर मतलब आरबीआई को पैसा जमा करते हैं तो मिलने वाली दर। ठीक, अगला होता है नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात CRR क्या होता है, बैंकों को जमा एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है। अगला है कि ओपन मार्केट ऑप्शंस, OMO, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। मौद्रिक नीति क्या होता है, मौद्रिक नीति देश के आर्थिक स्थिति के अनुरूप त्वरित बदलाव कर सकती है,
जिससे समग्र आर्थिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न क्या है? लोक वित्त की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। लोक वित्त क्या होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, व्याख्या करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोक वित्त क्या है? 3 नंबर में पूछेगा लोक वृत्त क्या है। यहाँ पर पूछ रहा लोक वृत्त की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर में या लॉन्ग में पूछेगा। तो लोक वृत्त सरकार की वित्तीय गतिविधियों का अध्ययन है, जिसमें सरकार के राजस्व संग्रहण, व्यय, ऋण और वित्तीय प्रबंधन शामिल है। यह आर्थिक विकास और सरकार की आर्थिक नीतियों, बजट प्रबंधन, कराधान और सरकारी व्ययों को समझने में सहायक होता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो विशेषताएं इसकी देखें तो सबसे पहली विशेषता हो सार्वजनिक स्वभाव। इसमें केवल सरकार की वित्तीय गतिविधियां शामिल होती हैं जो जनसाधारण की भलाई के लिए होती हैं। क्या होती है? जनसाधारण की भलाई के लिए होती हैं। अगला कानूनी और अनिवार्य। क्या है? कानूनी और अनिवार्य। कर वसूलना, बजट निर्माण आदि कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। दूसरा है कि सामाजिक कल्याणकारी उद्देश्य। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय, आय वितरण और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना होता है। ठीक, सुनिश्चित करना होता है। अगला है राजकोषीय नीति का आधार। राजकोषीय नीति का आधार लोक वित्त सरकार की राजकोषीय नीति की नींव है, जिसके तहत कर नीति, व्यय और ऋण प्रबंधन होते हैं। वहीं आर्थिक नियंत्रण असंतुलन को रोकने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करने का कार्य करता है। ठीक, उसका बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देय योग्यता की अवधारणा पर व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देय योग्यता से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर में पूछ सकता है। लॉन्ग में पूछेगा देय योग्यता की अवधारणा की व्याख्या करना है। देय योग्यता क्या है, उसकी अवधारणा की व्याख्या करना है। तो आइए देखते हैं देय योग्यता क्या है। देय योग्यता एबिलिटी टू पे का अर्थ है कराधान में करदाता की आर्थिक क्षमता के अनुसार कर वसूलना। यह सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति या संस्था अधिक आर्थिक रूप से सक्षम है उसे अधिक कर देना चाहिए, जो कम सक्षम है उसे कम कर देना चाहिए। इसका उद्देश्य कराधान को न्याय संगत बनाना है ताकि कर बोझ आसमान रूप से किसी खास वर्ग पर ना पड़े। ठीक, इस अवधारणा के अनुसार कर प्रणाली प्रतिगतशील होनी चाहिए, जिसमें उच्च आय वाले व्यक्ति की दर अधिक हो और निम्न आय वाले की कम। इसमें सामाजिक असमानता कम होती है और आर्थिक न्याय स्थापित होता है। इस सिद्धांत की उपयोग अनेक हैं। ठीक, इस सिद्धांत के अनेक उपयोग हैं, जैसे कि ऋण सृजन करने की समस्याएं। ऋण सृजन करने की प्रक्रिया समझाएं। ऋण सृजन करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो इसको कैसे सृजन करेंगे? तो ऋण सृजन करने की वह प्रक्रिया एक प्रश्न है। क्या है? एक प्रश्न है। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है कि ऋण सृजन करने की क्या क्या प्रक्रिया, हम कहाँ से ऋण का सृजन कर सकते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है, 6 नंबर में पूछता है। ठीक, ऋण सृजन करने की क्या क्या प्रक्रियाएं देखते हैं। ठीक, तो देखिए ऋण सृजन करने की जो प्रक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली प्रक्रिया है ऋण सृजन प्रक्रिया समझाएं। तो ऋण सृजन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वाणिज्य बैंक अपने पास प्राप्त जमा राशि का उपयोग करके नए ऋण प्रदान करते हैं, जिससे कुल मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। जब कोई व्यक्ति बैंक में धन जमा करता है तो बैंक उसका पूरा पैसा नगद नहीं रखता, बल्कि इसका एक हिस्सा नगद आरक्षित के रूप में रखता है और बाकी हिस्सा उधार दे देता है। ठीक, उधार देता है। मतलब कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करता है, देखिए उदाहरण के लिए यदि नगद आरक्षित अनुपात 10% है तो किसी ने 1000 जमा किए तो बैंक ने 100 नगद रखेगा और 900 का ऋण दे देगा। फिर 900 जो उधार मिला वह फिर से बैंक में जमा हो सकता है, जिससे ऋण सृजन की प्रक्रिया दोहराई जाती है। इस तरह बैंक मूल्य जमा राशि से कई गुना धन सृजित कर सकता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की उपलब्धता बढ़ती है। ठीक, तो ये आज की इस वीडियो में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे हैं BA 4 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के, जो कि आपके पेपर में कल 24 मई को होने वाले एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।